हेलो गाइस, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक साइज का वेरिएशन देखा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन। आज हम उससे आगे बढ़ के बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक का आता है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम EN से शो करेंगे शॉर्ट में, हिंदी में जिसे बोलते हैं वैद्युत ऋणता। ठीक है गाइस, हम इस पे गौर करेंगे। व्हाट इज वैद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, इवन क्लास 12th में भी पढ़ा है। मैं सिर्फ आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूं। है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सुनिएगा। कोई भी कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उस कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कोई एक एटम ऐसा होगा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब कोई कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कोई एक एटम ऐसा, अब वो एटम कौन सा होगा? तो जनरली बात देखी जाए, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला एक ये एटम A है, एक ये एटम B है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, शेयरिंग। मैंने ये बोल दिया ये जो B एटम है ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब तुम लोग खुद सोचो क्यों खींचेगा, इसमें खींचने की पावर ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर वो कब आएगी, जब इसका ENC क्या होगा, हाई होगा, यही बोलेंगे हम। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोई एटम जिसका ENC क्या होता है गाइस, हाई होता है, वो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी जो साजित इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जो साजित इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणता। जनरली ये कौन शो करेंगे, नॉन मेटल्स, जितनी भी अधातुएं हैं वो ये गुण प्रदर्शित करेगी। ठीक है गाइस, अब सुनिएगा। अब हम ये देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ट्रेंड कैसा जाएगा, वो सुनिए। होगा क्या यहां पर, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव ऑन करते हैं, आइदर टॉप टू डाउन हम मूव ऑन करते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव ऑन करेंगे तो होगा क्या, एटॉमिक साइज में डिक्रीमेंट होगा। टॉप टू डाउन जब हम चलेंगे तो एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट होगा, यही होता है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव ऑन हो रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है गाइस, इंक्रीज हो रही है। टॉप टू डाउन अगर मूव ऑन हो रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गाइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप लोग ये बता सकते हो। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्केल्स हैं, 3 स्केल्स हैं, वो नाम याद रखने। आपको ये नहीं देखना, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया है कि इन स्केल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करेंगे। वो स्केल कौन कौन से हैं, एक आता है पॉलिंग स्केल, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट की जाती है, और एनसीईआरटी में इस स्केल के थ्रू जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर रखी है उनकी वैल्यूज गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 होती है। इसी टाइप से आपको स्क्रीन पे टेबल दिख रही होगी अलग अलग एलिमेंट के लिए। ये पॉलिंग स्केल के थ्रू निकाली गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं। आप लोग सिर्फ फ्लोरीन का याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन में फ्लोरीन का मेंशन है, इसलिए मैंने केवल फ्लोरीन का ही एग्जांपल लिया, मैंने किसी और का जो टेबल में मेंशन है उनका नहीं लिया। ठीक है, अब यहां सुनिए, पॉलिंग स्केल है, इसके बाद मुलिकन स्केल है, मुलिकन स्केल, इसके बाद A डॉट रेचो स्केल है। ठीक है, ये 3 स्केल है, इनके थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट की जाती है। ठीक है गाइस, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम आगे जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं, मैं इसे रब करता हूं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक जो है वो है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना, विकर्ण संबंध।
विकर्ण संबंध। यानी जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, विकर्ण संबंध। अब इसको समझिएगा किस तरीके से है, सुनिएगा। मान लीजिए मैंने ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे यहां और यहां लिखा मैंने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। यही होंगे। यहां पर होगा सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है गाइस, अब देखिएगा यहां पर ये है सेकंड पीरियड का फर्स्ट बंदा जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, लिथियम मेटल है। यहां पर है ये अपना बेरिलियम। ठीक है, ये जो लिथियम है ये इधर डायगोनली किससे, मैग्नीशियम से रिलेशनशिप रखता है। यानी इन दोनों का नेचर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, सेम होगी। उसी तरह बेरिलियम की और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। उसी तरह बोरोन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। कार्बन और फास्फोरस की, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, आपस में सेम होगी। यानी सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो आपस में डायगोनली सिमिलरिटीज शो करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। अब वो सिमिलरिटीज क्या है उसे देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि लिथियम है। अब आप देखना ये जो लाइन है, ये वाले जो यानी जो फर्स्ट पीरियड ग्रुप और जो सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। उसके बाद ये स्टार्ट हो गया 13, 14, 15, 16 यानी पी ब्लॉक वाले बंदे। ये यहां से यहां तक क्या है, पी ब्लॉक। ठीक है, ये यहां से यहां क्या है, एस, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। यहां पर ये सब मेटल्स हैं, ये सब क्या है गाइस, मेटल्स हैं। अब आपको यहां पर एक चीज देखनी है कि लिथियम कोई भी कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया लिथियम ने बनाया लिथियम क्लोराइड, ये एक क्या है, मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, हैलाइड बनाया। इसी तरह मैग्नीशियम ने भी क्या बनाया, MgCl2 बनाया, एक हैलाइड बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड। है दोनों मेटल नॉन मेटल, मतलब कौन सा नेचर शो करेगा, आयोनिक नेचर। लेकिन लिथियम क्लोराइड और जब मैं सोडियम क्लोराइड इन दोनों की बात कर रहा हूं, ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, फिर भी इसमें कोवेलेंट नेचर यानी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस बंदे ने कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों शो की है, यानी सहसंयोजक प्रवृत्ति क्यों दर्शाई है, क्या रीजन है। इन चीज को समझने के लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है फेजान रूल। फेजान रूल क्या कहता है, हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। अब देखिएगा यहां पर मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं बताऊंगा आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी आयनिक और सहसंयोजक प्रवृत्ति की बात करूंगा। सेकेंडली जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं इन चीज से लेकर के वो कि जो सेकंड पीरियड के बंदे हैं, यानी पी ब्लॉक में जो फर्स्ट सीरीज ये जाती है एलिमेंट्स की, ये अपने अपने ग्रुप में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। यानी एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करूंगा, एबनॉर्मल बिहेवियर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं असंगत व्यवहार, क्यों दर्शाते हैं, मैं उनकी बात करूंगा, वो रीजंस की बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों शो करते हैं। कोई भी मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड होता है, हम जानते हैं, है ना। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों है, क्या रीजन है, किस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आया, वो आपको समझना। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कोई आयनिक कंपाउंड दे दिया गया, फॉर एग्जांपल ये दोनों ही दे दिए गए और पूछा इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें ज्यादा है। अब एक बात यहां ध्यान रखना, NaCl ये एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सहसंयोजक प्रकृति होगी। 100% कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होता,
100% कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होता, उनमें कुछ आयनिक या कुछ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो रूल होता है वो है फैजान रूल, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी कंपाउंड में किस तरीके से आती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर जो है उसकी, जिसको हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, फैजान रूल। अब ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई कैटायन है, क्या है गाइस, आपके पास कैटायन और आपके पास कोई एनायन है, ये लो नेगेटिव एनायन है, तो एनायन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे। इस शेप में यहां पर खूब सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या मैं बोल सकता हूं जो ऑर्बिटल्स है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, अगर ये इस तरफ अट्रैक्ट होंगे तो होगा क्या, होगा कुछ इस तरीके से, ये तो है अपना कैटायन लेकिन ये इस तरफ क्या हो जाएंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे। तो मैंने ये बोल दिया कि इस कैटायन में ये पावर थी, इसमें ये पावर थी कि इसने इस एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। अगर अट्रैक्ट ये कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं इसने लगभग या अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवा दी है, शेयरिंग, पूरी नहीं करवाई है लेकिन अप्रोक्स क्या कर दी इसने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका शेप क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। या मैं इसको बोल सकता हूं अनदर लैंग्वेज में, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो चुके हैं, डिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो गए और इस कैटायन की तरफ चले गए, दैट मींस इस कैटायन में कौन सी पावर है, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर है। यही हुआ ना कि इसने इस एनायन को पोलराइज कर दिया, ध्रुवित कर दिया। तो इसमें ध्रुवणता क्या है, इसमें ध्रुवणता अधिक है, तभी तो इसको क्या किया है, ध्रुवित कर पाया है, पोलराइज कर पाया है। इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजिंग इफेक्ट, ध्रुवणता प्रभाव। ठीक है क्या चीज, ध्यान से समझना। फिर कोई कैटायन था, कोई एनायन था। अब कैटायन और एनायन कहां होते हैं, आयनिक कंपाउंड में होते हैं। कैटायन और एनायन, ये एनायन था अपना, कैटायन और एनायन, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अगर वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे तो मैं ये बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेटली उसने इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली है, शेयरिंग कर ली है। अब ये अप्रोक्सीमेटली जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है तो मैं बोलता हूं ये जो आयनिक कंपाउंड है इसमें कौन सा नेचर आ चुका है, कोवेलेंट नेचर आ चुका है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक आ गई। तो इस वजह से हम बोलते हैं कोई भी आयनिक कंपाउंड पूर्ण रूप से 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, सहसंयोजक प्रकृति होती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वहां पे पोलराइजेशन होता है, वहां पर ध्रुवणता पाई जाती है, ये कारण होता है। ये किसने बताया, फैजान ने बताया। अब इसने डिटेल में क्या बात की वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मेरे पास कोई कैटायन है, क्या है, कैटायन है। अब उसने बोला कि कैटायन और एनायन दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा कि किसी कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर कम होगा या ज्यादा होगा। अब वो बात क्या बताई वो देखिए कि मैंने बोला कोई कैटायन है जिसका साइज बड़ा है और कोई कैटायन है जिसका साइज क्या है, थोड़ा छोटा है। ठीक है, अगर किसी कैटायन का साइज ये है बिग, ये है गाइस स्मॉल। ठीक है, अगर स्मॉल साइज है किसी कैटायन का तब उसकी पोलराइजेशन पावर जो है वो ज्यादा होगी। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो पोलराइजेशन पावर है वो डिपेंड क्या करती है, किस पर, कैटायन के साइज पर डिपेंड करती है कि जिस कैटायन का साइज, जिस धनायन का आकार छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज्यादा होगी, ये आपको याद रखना है। अभी मैं कंक्लूड कर दूंगा सारा। अगर मैं यहां पर चार्ज की बात करूं, ठीक है, सुनिएगा, चार्ज मतलब उस पर आवेश। कोई कैटायन है, सिर्फ कैटायन की बात कर रहा हूं, पहले कैटायन के साइज की बात की, अब कैटायन के चार्ज की बात कर रहा हूं। अगर कोई कैटायन है आपके पास
और उस पे चार्ज मान लो किसी पे +1 है, किसी पे +2, किसी पे +3, +4, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अपने को ये देखना है कि किस कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। जिस कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज्यादा। सिंपल, ठीक है। तो देखिए, किसी पर +1 चार्ज है, किसी कैटायन पे +2 चार्ज है, तो मैंने ये बोल दिया जहां पर +2 चार्ज यानी चार्ज बढ़ेगा, जहां पर चार्ज बढ़ेगा तो मैं बोल रहा हूं तो उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल, कि जैसे जैसे किसी कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी और कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ेगी। सिंपल। अब मैं एनायन की बात करूं, एनायन की बात मैं इसे रब कर दूं, यही कर लेते हैं। एनायन की बात करते हैं। एनायन से पोलराइजेशन पावर हम लोग कैसे बताएंगे, तो सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास, मैंने बोला एक बड़ा एनायन है, एक छोटा एनायन है। अगर एनायन कैसा है गाइस, ये कैसा है, बिगर है, बिगर है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज्यादा होगी। एनायन के लिए साइज क्या होना चाहिए, बिगर। अगर एनायन का साइज बिगर है तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज्यादा। आई बात समझ में। दूसरी चीज कि अगर किसी एनायन में, मैं यहां पे चार्ज की बात कर लेता हूं, है ना, चार्ज की बात करते हैं कि एनायन पर, एनायन पे जो चार्ज है वो अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर भी बढ़ेगी और कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ेगी। ये फेजान रूल बोलता है। क्या है, दोबारा देखिए, कैटायन के लिए क्या बोला गया, कैटायन का साइज अगर स्मॉल होगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी। चार्ज के लिए अब क्या बोला कि कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। यही सेम चीज एनायन पे, एनायन पर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, कोवेलेंट नेचर भी बढ़ेगा। लेकिन एनायन के साइज पर क्या है, एनायन का साइज अगर बढ़ता है तब पोलराइजेशन पावर बढ़ती है। कैटायन में क्या है, कैटायन का साइज जब छोटा होता है तब पोलराइजेशन पावर बढ़ती है और कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। अब इस चीज को मैं इस तरीके से डिनोट करूं, अगर मान लीजिए मेरे पास, मैंने ये बोला, ये कैटायन ले लिया मैंने, यहां पर एनायन ले लिया, और यहां पर आपको कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, किसमें कम है किसमें ज्यादा है। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास कैटायन, जो एनायन है वो बड़ा है और जो कैटायन है वो छोटा है पहले। फिर यहां पर कैटायन बड़ा ले लिया, एनायन छोटा ले लिया। ये कैटायन और ये एनायन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के लेंगे, तब आप क्या पता लगाओगे किसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा किसमें कम। तो अब यहां देखिए, अगर छोटा कैटायन है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, यानी ये जो आयनिक कंपाउंड होगा जिसमें कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, तब कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा। अगर कैटायन का साइज बड़ा है, एनायन का साइज क्या है, छोटा है, तब आप देखिए मैंने यहां पर क्या बोला था, बिगर होना चाहिए एनायन का साइज, लेकिन यहां पर एनायन का साइज क्या है, छोटा। कैटायन का साइज बिगर है, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाएगी। जब दोनों ही सिमिलर हो तो उसमें आयनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर दोनों क्या होंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहेंगे, 50-50% रहेंगे, ठीक है। अब एक दूसरे चीज को लेकर के मैं यहां पर बात करता हूं, जिसे हम बोलते हैं PNGC, स्यूडो, इसे बोल देंगे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम्हारे सामने कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके लिए तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, क्या, NH2 NP6 ND10, ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं देखने को मिलता है। अब किसका होता है वो भी ध्यान रख लीजिए, किस किस का होता है। एक तो तुम लोग ये याद रखिएगा, कॉपर, अरे क्या है, कॉपर CD Hg और जिंक Ag Eu, ठीक है। ये 6 बंदे, इन 6 के 6 बंदे का PNGC होता है। जिनके पास PNGC होगा उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा। अब देखिए गाइस, यहां पर मैंने क्या किया है, जो फैजान रूल था, जो अभी आपको मैंने समझाया,
ठीक है, यानी आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो बताया उसको मैंने एक टेबल में उतार दिया। अब है क्या टेबल, समझिए। हम पोलराइजेशन पावर बात कर रहे हैं, किसकी पोलराइजेशन पावर? कैटायन और एनायन की। कब कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी? जिसकी वजह से उसमें कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी। ठीक है, सुनिएगा, अगर कैटायन का साइज स्मॉल होगा तो उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, या कैटायन पर चार्ज ज्यादा होगा तब भी कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। किसी एनायन का साइज बिग है, बड़ा एनायन है, तब उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, या एनायन पर चार्ज ज्यादा है तब भी उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। इसके अलावा मैंने आपको पीएनजीसी बताया था। ये 6 एलिमेंट आपको याद रखने, कौन कौन है? कॉपर, एजी, एयू प्लस वाले, +1 वाले, जिंक, सीडी, एचडी +2 वाले। ये जो 6 बंदे ये क्या करते हैं? NH2, NP6, ND10 ये कॉन्फ़िगरेशन यानी स्यूडो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है और इनमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा या कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती है। ठीक है गाइस, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अभी एग्जांपल जो समझा रहा हूं उसका साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब सही रहेगा। अब जो मैं एक चीज बता रहा हूं यहां पर कि अगर किसी में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, तब उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। ये कब हुआ? जब उसका कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोले वो अगर किसी कंपाउंड की ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा गाइस? कम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा। अब क्वेश्चन इसको फैजान रूल को अप्लाई कैसे करें हम? अगर आपको ये सीरीज दे दी, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड की LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ठीक है, अब ये सीरीज दे दी और पूछा इनमें से किस में कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, या इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक नेचर का कौन है? दोनों में से कोई एक पूछेगा, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा। हम कोवेलेंट नेचर को लेके चलते हैं कि इनमें से किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। तो उसके लिए क्या आप देखेंगे? देखो यहां Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि एनाइन जो है सबका साइज क्या है? सेम है, सबका पोलराइजेशन पावर क्या है? सेम है। फर्क किस पे पड़ेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम इसका साइज छोटा, इसके नीचे कौन आता है? सोडियम, साइज बड़ा, फिर पोटेशियम और बड़ा, रुबिडियम और बड़ा, है ना। तो कैटायन का साइज जितना छोटा, यहां पर हम बात करेंगे किसकी? कैटायन साइज की। कैटायन का साइज जितना छोटा उसका कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा, यानी ये इस तरफ जाएगा, इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, इससे कम NaCl, उससे कम सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर LiCl का, ठीक है। BeCl2, MgCl2, CaCl2, यहां Cl कॉमन है, छोड़ दीजिए। किसको लेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम कैटायन का साइज सबसे छोटा, इससे बड़ा मैग्नीशियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर बेरिलियम इस तरीके से जाएगा, यहां पर भी हमने क्या लिया गाइस? साइज ही लिया कैटायन का। अब यहां पर देख लीजिए, यहां Na सेम है, तो इसको छोड़ दीजिए। हम किसको लेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको लेंगे। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम नीचे जाते हैं किस तरीके से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से टॉप टू डाउन चलने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। सबसे ज्यादा बड़ा एनायन कौन है? आयोडीन। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा, यानी Na का कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। तो यहां पर हमने क्या लिया? एनायन साइज। यहां पर था साइज किसका? कैटायन का। यहां पर भी कैटायन का साइज, यहां पर एनायन का साइज लेकर के हमने ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकाला। अब मैंने आपको ये चीज बताई, ये की पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके थ्रू देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व। आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताना है कि इन कंपाउंड में, ये दो क्वेश्चन है, NaCl और CuCl में किसका मेल्टिंग पॉइंट कम या किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, अपने को ये देखना है। तो देखिए CuCl, जहां Cu लिखा हुआ आ गया, आप लोग गौर करोगे PNGC शो करता है।
अगर PNGC शो करता है दैट मींस इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट नेचर ज्यादा। अगर इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, कोवेलेंट नेचर जिसका ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम, तो इसका ज्यादा। समझ गए? इसमें तो कोवेलेंट नेचर है, तो इसमें क्या होगा? प्योरली आयनिक ज्यादा होगा। यहां पर KC और AgCl ये भी सेम डिट्टो वही, Ag आ गया, ये लो Ag। कोवेलेंट नेचर इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका क्या हो जाएगा? कम। सिंपल, रिलेट कर पा रहे हो उससे? यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। यहां पर देखिए FeOH का होल थ्राइस और FeOH का होल ट्वाइस दे रखा है। यहां पर चार्ज देखिए, यहां पर चार्ज आएगा +3, यहां पर चार्ज आएगा +2। ये सेम है, हाइड्रोक्साइड आयन दोनों में सेम है। फर्क पड़ रहा है Fe एक +3 वाला चार्ज, एक +2। कैटायन पे चार्ज की बात आ रही है। कैटायन पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, यही तो पढ़ा है। कैटायन पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा, यानी कोवेलेंट नेचर ज्यादा किसका है? इसका। कोवेलेंट नेचर इसका ज्यादा। अगर इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी हुई? इसकी। सिंपल। यहां पर देखिए Ag2O Ag2S दे रखा है। अब इन दोनों में Ag क्या है गाइस? सिमिलर है। Ag तो क्या है? सिमिलर है। हमें गौर नहीं करना, हमें गौर किस पे करना है गाइस? ऑक्सीजन और सल्फर पे। अब ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से आते हैं, ये ऑक्सीजन ऊपर सल्फर नीचे। टॉप टू डाउन चलने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो बड़ा साइज किसका है? सल्फर का। यानी सल्फर एक एनायन है, ऑक्सीजन भी एक एनायन है, यानी सल्फाइड और ऑक्साइड है। सल्फाइड जो एनायन है उसका साइज क्या है? बड़ा। एनायन का साइज अगर बिग होगा उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा। अगर इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ज्यादा किसकी होगी? Ag2O की। सिंपल। अब वो कुछ भी पूछे, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, किसकी ज्यादा है, तुम्हें फाइंड आउट करना आना चाहिए। किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसका ज्यादा, वो फाइंड आउट करना आना चाहिए, वो इसके थ्रू निकाल सकते हैं। आप चाहो तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबनॉर्मल बिहेवियर की, असंगत व्यवहार की। गाइस इसे सुनिएगा, जितने भी मैं बोलता हूं फर्स्ट लाइन वाले सेकंड पीरियड के जो बंदे हैं, अब सेकंड पीरियड के बंदे कौन कौन है? बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं पी ब्लॉक के बंदे हैं। पी ब्लॉक में भी सेकंड पीरियड के बंदे। अब थर्ड पीरियड के बंदे कौन कौन है? मैंने बोला एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सेकंड थर्ड पीरियड के बंदे। ये जो फर्स्ट लाइन है ये अपने अपने ग्रुप में अबनॉर्मल बिहेवियर यानी असंगत व्यवहार दर्शाती है। अब रीजन क्या है इसका, क्यों दर्शाती है? क्यों बोरोन एल्यूमिनियम से अलग बिहेवियर शो करता है? क्यों कार्बन सिलिकॉन से अलग बिहेवियर? क्यों नाइट्रोजन फास्फोरस से अलग बिहेवियर? क्यों ऑक्सीजन सल्फर से? इसी प्रकार क्यों फ्लोरीन क्लोरीन से अलग बिहेवियर शो करता है? व्हाट इज द रीजन? इन सब का रीजन ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो रीजन क्या है वो याद रखिए। इन फर्स्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार क्या होता है? स्मॉल होता है। अपने अपने ग्रुप में सबसे छोटा परमाणु आकार होगा। अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो गाइस आप खुद सोचिए इनकी IP क्या होगी? ज्यादा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तीसरी चीज मतलब चौथी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सब बंदों में जो सेल है सेकंड पीरियड है, इसका मतलब यहां पर n बराबर 2 सेल होंगी। 2 से ज्यादा सेल है ही नहीं। कौन कौन सी होगी? ओनली K एंड L। अगर K और L है और यहां पर ये क्या है? N बराबर 3। कौन कौन सी? K L M। अब L जो सेल है उसमें कौन कौन होता है? S और P। M में कौन कौन होता है? S P D। तो यहां पर इन एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, लेकिन यहां पर d ऑर्बिटल होता है। अगर यहां d ऑर्बिटल नहीं है, यहां d ऑर्बिटल प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स में, तो मैं ये बोल सकता हूं, सुनिएगा, यहां एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंस या अब्सेंट होते हैं। अब्सेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल होते ही नहीं है। अगर d ऑर्बिटल होता ही नहीं है दैट मीन्स ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता।
ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता, लेकिन ये थर्ड पीरियड वाले बंदे और इससे नीचे जो बंदे वो सब अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर ये बंदे अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करते हैं, ये वाले बंदे, नीचे वाले बंदे, तब थर्ड पीरियड वाले बंदे ऑक्टेट क्या कर लेंगे, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेंगे। तो AlF6 टाइप के कंपाउंड्स का क्या कर लेते हैं गाइस, ये फॉर्मेशन। लेकिन ये बंदे अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाते, तब ये केवल इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, BF4-1। अब दूसरी बात और सुनिएगा, जो फर्स्ट ग्रुप वाले बंदे ये जितने भी हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें सबका एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर इन सब का एटॉमिक साइज स्मॉल है तो ये सब के सब बंदे ऑलमोस्ट सभी पी पाई ओवरलैपिंग करते हैं। कौन सी? पी पाई बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो है नहीं, पी पाई बॉन्डिंग करेंगे। अगर पी पाई बॉन्डिंग करते हैं तो ये जैसे कार्बन है, कार्बन दूसरे कार्बन के एटम के साथ मिलकर डबल बॉन्ड, आइदर ट्रिपल बॉन्ड, या जैसे नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलके ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिलके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म। इन सब में कौन सी बॉन्डिंग होती है? पी पाई बॉन्डिंग होती है। और ये बॉन्डिंग जो है ये कैसी होती है गाइस, ध्यान रखिएगा, ये कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग? स्ट्रॉन्ग। इस वजह से ऑलमोस्ट जैसे नाइट्रोजन है, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग, लेकिन जो फास्फोरस है वो सॉलिडस स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि यहां पर पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, यहां डी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, या पीडी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये गाइस था एबनॉर्मल बिहेवियर इन सब का, ये चीजें। अब यहां पर क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, या पूछ लेगा आपको कि नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, वो ओवरलैपिंग किस टाइप की होती है? पी पाई डी ओवरलैपिंग, वो किसे भी पूछ सकता है। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि जो बोरोन है, बोरोन अगर एक्सपेंशन नहीं करता अपने ऑक्टेट का तो किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जबकि एल्यूमिनियम एक्सपेंशन करके इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ रहे हो? वो किस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है, मैंने उस पे ही फोकस किया है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, ठीक है। अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जिसकी वजह जैसे रिएक्टिविटी हुई, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर हुआ, मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर हुआ, उसकी बात करते हैं। मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात करता हूं। ये लेफ्ट साइड हुई, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ओके। अगर लेफ्ट से राइट में जा रहा हूं, तो एटम का साइज धीरे धीरे क्या होता है गाइस? स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक है। टॉप टू डाउन हम चल रहे हैं। अब मैं क्या जा रहा हूं? टॉप टू डाउन चल रहा हूं। ये मैंने लिखा टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन जाऊंगा तो एटम का साइज क्या होगा गाइस? बढ़ेगा। यही पढ़ा। यहां पर भी क्या होगा? एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है। एक हम गए लेफ्ट टू राइट, एक हम गए टॉप टू डाउन। तो सबसे पहला वेरिएशन हमारे पास आया एटॉमिक साइज का। यहां पर लेफ्ट टू राइट चलने पर एटम का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं। यहां पर टॉप टू डाउन चलने पर एटम का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आईपी की बात करते हैं। आईपी की अगर मैं बात करूं, टॉप टू डाउन चलने पर एटम का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आईपी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। लेकिन यहां पर आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा, अब यहां पर सुनिएगा, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। पीरियोडिक टेबल में इस तरफ लेफ्ट साइड जितने भी है ऑलमोस्ट क्या है? सभी मेटल। और उस तरफ वाले क्या है गाइस? राइट साइड वाले नॉन मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए एक चीज खास बात है। क्या? मेटल, मान लीजिए ये एक बड़ा एटम और एक छोटा एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। कोई मेटल कब ज्यादा अच्छा होगा? मान लीजिए ये कोई एटम है, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है,
छोटा एटम का हमने क्या बोल रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है, छोटा एटम में ENC ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होता है। अगर उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा, अगर उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़ा वाला एटम इजीली डोनेट कर देगा। यानी बड़ा वाला एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दैट मींस इसका मेटालिक नेचर ज्यादा होगा। तो टॉप टू डाउन चलने पर मेटालिक नेचर क्या होगा गाइस, इंक्रीज होगा। अगर मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है दैट मींस नीचे यानी डाउन में जो एटम है, जो मेटल है, उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी गाइस, हाई होगी। हाई का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक छोटा एटम एक बड़ा एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर वो उसने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हम बोलेंगे ना भाई ज्यादा रिएक्टिव है ये, लेकिन छोटा वाला नहीं कर पाया तो हम बोलेंगे कम रिएक्टिव है। सिंपल। तो वही बात यहां पर है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी गाइस, ज्यादा होगी। लेकिन यही मैं इधर चला जाऊं, मेटालिक नेचर हुआ, रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है, इन दोनों। वहां पर बात करते हैं नॉन मेटालिक नेचर की। नॉन मेटालिक नेचर, और चौथा पॉइंट हो जाएगा इसका रिएक्टिविटी का, ठीक है। नॉन मेटालिक नेचर की बात करें, नॉन मेटालिक नेचर टॉप टू डाउन चलने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। छोटा एटम, हम नॉन मेटालिक नेचर का मतलब क्या समझते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो वही मेरे पास एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है नॉन मेटल का। ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। कौन सा एटम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा जल्दी से, बस ये सीखना है। छोटा एटम है ENC ज्यादा, बड़े एटम में ENC कम। छोटा एटम ENC ज्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियस में ज्यादा पावर है, बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा खींच लेगा जल्दी से फटाक से। इसका मतलब इसका नॉन मेटालिक नेचर भी ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा। लेकिन जो बड़ा वाला है उसकी रिएक्टिविटी और नॉन मेटालिक नेचर क्या हो जाएगी, कम। तो राइट साइड में ध्यान रखना, नॉन मेटल वाले ग्रुप के लिए स्पेशली, मेटल वाले के लिए नहीं, नॉन मेटल वाले ग्रुप के लिए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये चीज जो बता रहा हूं ये दोनों की दोनों यहां अप्लाई होगी केवल और केवल नॉन मेटल। ये दोनों की दोनों अप्लाई होगी केवल मेटल के लिए, ये दोनों चीजें अप्लाई होगी केवल नॉन मेटल के लिए। ध्यान रखना ये चीज। तो टॉप टू डाउन चलने पर नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि ऊपर जो बंदा है उसका नॉन मेटालिक नेचर सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी टॉप टू डाउन चलने पर क्या हो रही है, घट रही है। समझ रहे हो ये चीज कि इस तरफ लेफ्ट साइड में रिएक्टिविटी टॉप टू डाउन चलने पर इंक्रीज हो रही है, लेकिन राइट साइड में टॉप टू डाउन चलने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। अब चलिए आप लोग कहोगे कि सर टॉप टू डाउन चलने में लेफ्ट साइड में और राइट साइड ये, लेकिन इधर से इधर चलने तो, इधर से इधर चलने तो बात अलग है। वो देखिए इधर से इधर जा रहे हैं, यहां पर क्या है, मेटल है, यहां पर क्या है, नॉन मेटल है। यहां से यहां आप जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट आप मूव ऑन कर रहे हो, मेटल भी है नॉन मेटल भी, बीच में क्या आते हैं गाइस, मेटलॉइड्स भी आते हैं। यानी धीरे धीरे मेटल का नेचर, मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं मेटालिक नेचर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर इट नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब रिएक्टिविटी पे अप्लाई करो, रिएक्टिविटी पे अप्लाई करने का मतलब क्या, मेटालिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। मेटालिक नेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टिविटी फिर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो ये बात, पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे रहे, तो इसके लिए आप लोग हेल्प लीजिए वैलेंसी की, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलने पर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है। हम अगर बात करें लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स है उन सब की वैलेंसी यहां से स्टार्ट होगी, +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1। आफ्टर एट नोबल गैसेस का क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब देखिए +1 +2 +3, मेटालिक नेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। फिर नॉन मेटालिक नेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी पहले बढ़ती है
फिर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है और एट लास्ट में क्या हो जाती है, शून्य यानी जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है। अब यहां से जो चीज याद रखनी है लास्ट, वो है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक एंड बेसिक नेचर, किस किस का एसिडिक नेचर होता है और किस किस का बेसिक नेचर होता है। तो समझिए, लेफ्ट साइड में मेटल्स है, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मेटालिक नेचर ज्यादा है, और मेटल्स जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक। हमने देखा है लेफ्ट साइड में जो एस ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर। तो मेटल सभी के सभी क्या होते हैं गाइस, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल सभी के सभी बेसिक। अगर वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका जो ऑक्साइड बनता है वो भी किस नेचर का गाइस, बेसिक ऑक्साइड। किस नेचर का, बेसिक। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट साइड में जितने भी बंदे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब का नेचर यानी उनके ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कौन कौन है, सोडियम का ऑक्साइड हो गया, लिथियम का ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम का ऑक्साइड, ये सब के सब क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया Na2O, ठीक है, मैंने बोल दिया K2O, मैंने बोल दिया Li2O, ये सब के सब क्या है, बेसिक नेचर के। अगर राइट साइड में आप लोग गए हो, राइट साइड में हमें कौन मिलेगा, हैलोजन ग्रुप मिलेगा। इनके जो ऑक्साइड होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा Cl2O7, है ना, ये लिख दिया, ये क्लोरीन का कोई ऑक्साइड है। इसका नेचर क्या होगा, राइट साइड में नॉन मेटल का नेचर एसिडिक, तो इसका नेचर क्या होगा, राइट साइड में जितने भी बंदे उन सबका नेचर एसिडिक। लेकिन मिडिल में कौन होता है गाइस, मेटलॉइड्स आते थे। तो यहां पर मिडिल में जैसे ही मेटलॉइड्स आएंगे तो प्रॉपर्टी में क्या हो जाएंगे, कुछ चेंजेस। अब जो मेटलॉइड्स आ जाएंगे तब उनके लिए जो चीज होगी वो ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो नेचर आता है वो आता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। किसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मिडिल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब वो एसिडिक नेचर भी शो करेंगे प्लस बेसिक नेचर भी शो करेंगे। उसका एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखना है, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हुआ, आर्सेनिक का ऑक्साइड हुआ, ये दोनों के दोनों क्या शो करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड शो करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन शो करेगा, वो आपको याद रखना है, CO, NO, N2O, ये हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। अब एमसीक्यू में अगर पूछ ले तो आप लोगों को ये चीजें अगर ध्यान है तो आप लोग एमसीक्यू को अटेंड कर पाओगे। तो गाइस ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सेकंड पार्ट क्लोज। अब जो आपको डीपीपी मिल रही है उसे आप लगाइएगा। धन्यवाद।